Hello everyone, I am Kunal Kishore. My channel is Skyline Academy. मैं इस वीडियो में प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं जो 2013 से लेकर 22 तक के साइंस क्लास 10 में पूछे गए हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 3 गुणों को लिखिए। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है 2022 और 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुण जो होते हैं, जैसे कोई भी ये क्षण चुंबक है, इस चुंबक में क्या होता है कि एक साइड है सो नॉर्थ पोल होता है और एक साइड साउथ पोल होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है नॉर्थ डायरेक्शन से निकलकर साउथ डायरेक्शन में एंड करती है। पहला ये गुण हो गया। ओके, यानी कि ये बंद रेखाएं बंद वक्र होते हैं, यानी कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो एक बंद वक्र की रेखाएं होती है। जहां पर क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के निकट रहती है वहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। यहाँ पर देखा जाए तो इसके ध्रुवों के बीच जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काफी ज्यादा निकट होती है, तो इस वजह से यहाँ पर जो बल है वो सबसे अधिक होता है। और क्या है तीसरा, कि 2 क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, यानी कि जो भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, एक उदाहरण दीजिए। उभयधर्मी ऑक्साइड है सो क्या होते हैं। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में आया हुआ है। धातु के वैसे ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं, यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड वैसे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर HCl के साथ है सो अभिक्रिया करवाया जाएगा, यानी कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाया जाएगा, तो ये जो फॉर्म करता है वो एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म करता है और फिर जल फॉर्म करेगा। ओके, और अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड को क्षार के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है NaOH के साथ, तो सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त करता है और जल प्राप्त करता है। ओके, और ये जो NaAlO2 जो है वो एक प्रकार का लवण है। क्वेश्चन नंबर 3, ओम का नियम लिखिए और इसका सत्यापन कीजिए। ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। तो अब इसमें क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन है वो 2022, 2019, 2017, 2015 हर 1-2 साल में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो ओम का नियम क्या कहलाता है कि नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा I चालक के विभवांतर V के समानुपाती होता है। ओके, यहाँ पर जो है वो क्या कह रहा है कि नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा चालक के विभवांतर के समानुपाती होता है, यानी कि विद्युत धारा जो है वो है सो V के समानुपाती होता है। ओके, और यहाँ से अगर है सो I को राइट हैंड साइड में लिया जाए तो जो नियतांक है वो नियतांक जो आएगा V/I हो जाएगा, और नियतांक को R से डिनोट करते हैं, R बराबर V/I। यहाँ से ये फॉर्मूला आता है। ओके, इस राशि को चालक का प्रतिरोध कहा जाता है, यानी कि R जो है वो है सो चालक का प्रतिरोध कहलाता है। अब इसकी जांच कैसे करनी है, तो ओम के नियम की जांच चित्रानुसार परिपथ तैयार करते हैं, यानी कि यहाँ पर है सो चित्र के अनुसार देख सकते हैं कि परिपथ तैयार करते हैं। यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है, उसके बाद दूसरा सेल लगा है, तीसरा सेल लगा है और चौथा सेल लगा हुआ है। इन सारे सेल लगा हुआ है। इसमें एक प्रतिरोध तार XY, इसमें एक प्रतिरोध तार यहाँ पर XY है सो वो है, देख सकते हैं XY।
एक मीटर जोड़ा हुआ है, यहाँ पर मीटर जोड़ा हुआ है, एक वोल्ट मीटर यहाँ पर जोड़ा हुआ है, वोल्ट मीटर को ऐसो पाशरोक्रम में जोड़ा जाता है, तथा 1.5 वोल्ट के 4 सेल चित्रानुसार जोड़े गए। और ये जो सेल है, एक सेल का है 1.5 वोल्ट का है। ओके, अब इस तरह से चित्र के अनुसार जोड़ लिए। तो यहाँ से ऐसो एक सेल के माध्यम से पहले क्या करेंगे, एक सेल के माध्यम से V/I निकालेंगे। ओके, उसके बाद दूसरा सेल के अकॉर्डिंग 2 सेल लगा दिए, तो यहां से फिर V/I निकालेंगे दूसरा सेल के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद तीसरा सेल लगाएं तो तीसरा सेल के अकॉर्डिंग V/I निकालेंगे, और चौथा सेल लगाकर फिर V/I निकालेंगे। क्या इन सभी का मान है सो इक्वल आता है या नहीं आता है, ये चीज है सो पता करेंगे यहाँ पर। ओके, तो अब इसका कार्य कैसे करता है वो चीज देखते हैं। तो कुंजी के को डालकर केवल एक सेल को परिपथ में लाते हैं। पहला यानी कि ऐसो स्विच को ऑन करके यहाँ पर एक सेल के द्वारा करंट को फ्लो करवाएंगे, और इस समय एमीटर का पठन I तथा अनुरूपी वोल्ट मीटर का पठन भी लेते हैं। ठीक है, यानी कि एक सेल लगाकर ऐसो V/I कैलकुलेट करेंगे एवं सारणी में अंकित करेंगे, लिख लेंगे इसको। अब के को निकालकर 2 सेलों को परिपथ में लाएंगे, फिर 2 सेल के माध्यम से V/I कैलकुलेट करेंगे। ओके, एवं के को डालकर एमीटर का पठन I एवं वोल्टमीटर का पठन V लेते हैं एवं सारणी में अंकित करेंगे। इसी तरह 3 सेलों एवं 4 सेलों के परिपथ को लाकर पठनों को सारणी में अंकित कर लेंगे। ओके, उसके बाद जो हमें ग्राफ मिलेगा, यह मूल बिंदु से गुजरती एक सरल रेखा है। मूल बिंदु से गुजरती एक सरल रेखा है, यानी कि V, एक साइड V देखेंगे और एक साइड I देखेंगे। तो ये जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से सरल रेखा ग्राफ होगा जो मूल बिंदु से गुजरती है। तो इस प्रकार है सो इसका सत्यापन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है 2022 और 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं, प्रभावी लक्षण किसको कहते हैं? ठीक है, तो प्रभावी लक्षण है सो जीवों के वे लक्षण जो विषम अवस्था में स्वयं को प्रकट करते हैं, उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। यानी कि वैसी अवस्था में जहां पर है सो विषम अवस्था हो और स्वयं को प्रकट करना हो, उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। वैसे लक्षण जो संकरण के बाद पहली पीढ़ी में विपरीत गुणों के जोड़ों से दिखाई देती है, प्रभावी लक्षण कहलाती है। इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं, समझाइए। तो जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधे और बौने पौधे का संकरण कराया, ठीक है, यानी कि एक लंबे पौधे का और एक बौने पौधे का संकरण करवाया, तो उससे प्रथम संतति पीढ़ी F1 में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। अगर देखा जाए एक लंबे पौधे और एक बौने पौधे का संकरण करवाया गया, तो यहाँ से है सो जो सभी पौधे हुए वो उसको प्राप्त हुए, सभी है सो लंबे पौधे प्राप्त हुए। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से सभी पौधे जो हैं लंबे पौधे प्राप्त हुए हैं। ओके, इसका अर्थ था कि ये दोनों लक्षणों में से केवल एक पैतृक लक्षण दिखाई दिया। ठीक है, यानी कि सभी पौधे लंबे हुए तो एक ही लक्षण दिखाई दिया, ये लंबे पौधे का। उन दोनों का मिश्रित प्रमाण दिखाई नहीं दिया। इन दोनों का जो मिश्रित प्रमाण है, इसका और इसका, लंबे और बौने पौधे का, वो दिखाई नहीं दिया। उसने पैतृक पौधों और F1 पीढ़ी के पौधों को स्वपरागन से उठाया। इस प्रकार दूसरी पीढ़ी F2 में सभी पौधे लंबे नहीं थे। अगर है सो इन दोनों पौधों का फिर से संकरण करवाया जाएगा तो क्या होगा कि सभी पौधे लंबे नहीं होंगे। इसमें 1/4 पौधे बौने थे। मेंडल ने लंबे पौधे के लक्षण को प्रभावी और बौने पौधे के लक्षण को अप्रभावी कहा। ठीक है, यहाँ पे मेंडल ने लंबे पौधे के लक्षण को प्रभावी और बौने पौधे के लक्षण को अप्रभावी लक्षण बताया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि समवायता
किसे कहते हैं? पेंटेन के समावयवों के नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए। ओके, तो ये जो क्वेश्चन आया हुआ है 2022 और 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो समावयता क्या होती है? वे यौगिक जिसके अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो। अणुसूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो उसको समावयवी कहलाती है। इस घटना को समावयवता कहा जाता है। पेंटेन का जो फॉर्मूला होता है C5H12 होता है। अब ये जो है वो सूत्र है, जनरल फॉर्मूला पेंटेन का। अब इसमें इसका संरचना को देखते हैं तो नॉर्मल पेंटेन का यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 कार्बन है, यानी कि नॉर्मल पेंटेन का 5 कार्बन है और सभी कार्बन के साथ है सो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ओके, उसके बाद फिर है आइसोपेंटेन में क्या होता है कि इसमें है सो एक शाखा निकल जाता है। यहाँ से है सो देख सकते हैं कि एक शाखा निकल गया है कार्बन का। तो इस तरह से एक शाखा निकला हुआ है उसको आइसोपेंटेन कहते हैं। यहाँ पर इस कार्बन का 2 शाखा निकला हुआ है तो इसको है सो नियोपेंटेन कहते हैं। तो यहाँ पर सभी में देखा जाए तो सूत्र जो है वो एक ही है लेकिन संरचना 3 अलग प्रकार की संरचना को रखे हुए। तो ऐसी घटना को समावयता कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, फ्लेमिंग के वाम हस्त एवं दक्षिण हस्त नियम को लिखिए। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है 2020 और 2013 में आया हुआ है। तो वाम हस्त नियम कहता है कि यदि बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के परस्पर लंबवत फैलाया जाए तो मध्यमा से धारा की दिशा, तर्जनी से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निरूपित हो तो अंगूठा बल की दिशा को निरूपित करता है। अगर ऐसा क्या हुआ कि 3 ऐसे इस प्रकार से लिया गया, एक अंगूठा लिया गया, अंगूठा, उसके बाद है सो दूसरा तर्जनी लिया गया और तीसरा मध्यमा लिया गया बाएं हाथ का। तो यहाँ पर जो है वो क्या हो गया कि मध्यमा जो है वो विद्युत धारा की दिशा को बताता है, विद्युत धारा की दिशा। फिर तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है। तो अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा को रखते हैं तो उसमें एक बल उत्पन्न होता है और बल को अंगूठे की दिशा में बल की दिशा को निरूपित करता है। यही है सो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है। दक्षिण हस्त नियम ये कहता है कि दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को ऐसे फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। अब तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, इसमें भी तर्जनी है सो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है तथा अंगूठा चालक की गति, अंगूठा जो है वो चालक की गति को इंगित करता है। तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा को दर्शाएगा। यानी कि फ्लेमिंग का है सो और दक्षिण हस्त नियम को देखा जाए तो जो है इस प्रकार से अगर है ये अंगूठा है, अंगूठा, ये तर्जनी है और ये मध्यमा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर तर्जनी जो है वो तर्जनी अगर देखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा, चुंबकीय क्षेत्र को। मध्यमा जो है, मध्यमा से पहले अंगूठा, अंगूठा जो है वो चालक की गति को दिखाएगा। तो अगर किसी में क्या किया गया, चुंबकीय क्षेत्र में चालक को गति करवाया जाएगा तो उसमें विद्युत धारा प्रेरित होगी। तो विद्युत धारा प्रेरित की दिशा मध्यमा दिखाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि उत्तल लेंस में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए। यहाँ पर उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब को बनाना है और है सो जो बिंब है वो जब वस्तु को प्रकाश केंद्र तथा फोकस के बीच रखा जाता है। ओके, तो प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच जब वह सो वस्तु को रखा जाएगा उत्तल लेंस में तो कहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर उत्तल लेंस देख सकते हैं, मेन उत्तल लेंस है और इसका है सो प्रिंसिपल एक्सिस ये है, मुख्य अक्ष। यहाँ पर इसका फोकस है F और यहाँ पर इसका सेंटर, यहाँ पर है सो इसका फोकस है और यहाँ पर भी है सो सेंटर है। ओके,
तो वस्तु को जो रखा गया है वो यहाँ पर रखा गया, प्रकाशिक केंद्र O तथा फोकस के बीच रखा जाएगा। तो एक जो किरण आरेख है वो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आरेख जाएगा, जो क्या होगा, फोकस से पार होगा, लेकिन इसका आभासी जो है वो पीछे की ओर आएगा। उसके बाद दूसरा जो किरण आरेख है वो प्रकाशिक केंद्र से पार होगा, जो इसी डायरेक्शन में इसका आभासी है सो पीछे की ओर जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों किरण आरेख इस जगह पर मिल रहे हैं, यानी कि प्रतिबिंब है सो बीम से पीछे बनेगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, अमीबा में पोषण की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करें। यहाँ पर अमीबा में पोषण की अलग अलग अवस्था होती है, तो उसका वर्णन करना है। ये क्वेश्चन जो आया हुआ है 2019 और 2015 में आया हुआ है। तो अमीबा में जो पोषण है वो पहला जो है, अमीबा अपनी सतह पर अंगुलियां जैसी अस्थायी पर्वत बनाती है। ठीक है, अमीबा का चित्र बनाना है तो किसी तरह से भी बना सकते हैं। और जो अमीबा है अपनी सतह पर, इसकी सतह पर अंगुली जैसी संरचना होती है, और ये अंगुली जैसी संरचना अस्थायी पर्वत बनाता है, जिन्हें कुडपाद कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो अंगुली जैसी संरचना बनाती है उसको है सो कुडपाद कहा जाता है। कुडपाद भोजन को घेरकर एक खाद्यान्नी बनाते हैं और स्वयं गायब हो जाते हैं। चित्र के माध्यम से ऐसा समझ लेते हैं, जैसे ये एक अमीबा है। ओके, अमीबा का यहाँ पर केंद्रक है और यहाँ पर इसको एक खाद्य मिल गया खाने के लिए। तो अमीबा जब यहाँ पर खाने के एक सामने आता है तो फिर क्या होता है कि अमीबा है सो इसके कुडपाद धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, और वो खाना जो है, इसका भोजन वो है सो इसी के अंदर कुडपाद के अंदर चला जाता है, और धीरे धीरे है सो रिक्तिका बनाकर भोजन को उसी के अंदर रख लेता है। और फिर है सो उसके बाद फिर जब भोजन का यहाँ पर पाचन हो जाता है तो फिर वो बाहर उत्सर्जन के लिए आ जाता है। ठीक है, तो यानी कि कोशिका द्रव में उपस्थित पाचक एंजाइम रिक्तिका या खाद्यान्नी में प्रवेश करते हैं और भोजन को पचाते हैं। खाद्यान्नी कोशिका में भ्रमण करती रहती है। ठीक है, यानी कि ऐसा क्या होता है कि अमीबा में यहाँ पर खाद्यान्नी बना हुआ है, यानी कि खाद्य कण खाद्य रिक्तिका में भरा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है कि फिर ऐसो इससे जो पाचक एंजाइम निकलते हैं अमीबा से, तो इसी पाचक एंजाइम से वो भोजन क्या होता है कि पचाया जाता है, और बचे हुए भोजन के कण विसरित होकर कोशिका द्रव में मिलते रहते हैं। तीसरा पॉइंट है कि रिक्तिका घूमते घूमते कोशिका की सतह से चिपक कर फट जाती है, और तब अनपचा भोजन कोशिका से बाहर आ जाती है। जो इसके अंदर रिक्तिका बनती है अमीबा में, वो रिक्तिका क्या होती है, धीरे धीरे है सो कोशिका के मतलब जो अमीबा के बाहरी सतह है उससे आकर चिपक जाती है, और फिर यहाँ पर फट जाती है, और फटने के बाद फिर है सो जो अपशिष्ट है वो बाहर निकल आता है। तो इस प्रकार अमीबा में पोषण होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, रक्त या रुधिर क्या है, इसके 2 कार्य लिखिए। ओके, तो रक्त या रुधिर क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका रंग एक विशेष प्रकार की प्रोटीन हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त जो है तरल संयोजी ऊतक है जिसका रंग क्या होता है कि लाल होता है, और लाल होने का कारण क्या है कि ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन है सो वो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। एक विशेष प्रकार की प्रोटीन है सो हीमोग्लोबिन इन है, तो उसी के कारण रक्त क्या होता है, लाल होता है। इसका कार्य है कि यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है, और दूसरा है यह श्वसन के समय बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लाता है। ओके, ये कार्य हो गया। यहाँ पर एक अलग क्वेश्चन है, एक ये अलग क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है, ग्राही के कार्य न करने पर क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ये भी क्वेश्चन जो आया हुआ है वो 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, और एक बार और 2016 या 17 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है, ग्राही के कार्य न करने पर क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां आँख, नाक, कान, जीभ तथा त्वचा को ग्राही अंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो ज्ञानेंद्रियां हैं उन्हीं को ग्राही अंग कहा जाता है।
इसकी सहायता से हमारे मस्तिष्क तथा रीढ़ की हड्डियों को संदेश भेजे जाते हैं। जो भी हमारे शरीर में हलचल होती है या फिर ऐसो हमें जो अनुभव होती है उसकी जानकारी मस्तिष्क तथा रीढ़ के माध्यम से वो है सो मस्तिष्क को भेजा जाता है। यदि यह कार्य नहीं करे तो हमारा शरीर किसी भी चीज के प्रति असंवेदनशील हो जाएगा। अगर ये ग्राही अंग, अगर मान लेते हैं कि त्वचा का ग्राही अंग कार्य नहीं करता है तो अगर हम कहीं पे भी त्वचा में कट जाते हैं तो कटने के बाद भी पता नहीं चलता है कि हम कटे हुए हैं। तो इस प्रकार ग्राही अंग है सो हमें फायदा करता है। क्वेश्चन नंबर 10, ये जो है यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है और ये क्वेश्चन 2019 में है और इसमें से नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5। तो एक में जो है उसका चित्र देख सकते हैं यहाँ पर है सो बल्ब का सिंबल है तो बल्ब लिख दिए। ओके, 2 में यहाँ पर जो है वो स्विच है तो स्विच लिख दिए। उसके बाद फिर है सो 3 में देखा जाए, यहाँ पर 3 में जो है वो यहाँ से देखा जाए, बैटरी से देखा जाए तो प्लस साइड है, ठीक है, यानी कि है सो ये जो है ग्रेफाइट का छड़ है, ग्रेफाइट का छड़। उसके बाद फिर है सो 4 में देखा जाए तो यह जो है चित्र वो बीकर का है तो 4 में बीकर हो जाएगा। और 5 में देखा जाए तो यहाँ पर लवण का विलयन है, लवण का विलयन, कोई भी है सो लवण का विलयन हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो इन सारे का नाम हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। ये भी क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। यहाँ पर पहला में है एथेनाइक अम्ल। एथेनाइक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो CH3COOH होता है। ओके, तो अगर इसका संरचना देखा जाए तो यहाँ पर है सो इसका संरचना, तो यहाँ पर 2 कार्बन है और एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, उसके बाद फिर एक और हाइड्रोजन, और यहाँ पर इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। इस तरह से है सो इसका संरचना बनती है। उसके बाद है ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन का जो होता है C5H11 और Br होता है। तो यानी कि कार्बन की जो है श्रृंखला 5 श्रृंखला होती है और लास्ट में कार्बन की जो होती है वो ब्रोमीन के साथ है सो सिंगल बॉन्ड रहता है और बाकी सब के साथ हाइड्रोजन 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 लगा रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COC2H5, यानी कि है सो यहाँ पर ब्यूटेनॉन कीटोन ग्रुप का है और कीटोन ग्रुप का है तो यानी कि इसके पास 4 कार्बन होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 और 2 4 कार्बन है, यानी कि कीटोन में एक सी के साथ है सो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का रहेगा और इधर भी बॉन्ड रहेगा इधर भी, तो कार्बन का इधर एक बॉन्ड रह गया, इसके साथ हाइड्रोजन ऐड रहेगा। फिर उसके बाद है सो इसके बाद इस कार्बन के बाद है सो यहाँ पर इस कार्बन के बाद 2 और कार्बन श्रृंखला में रहेंगे और सभी के साथ है सो फिर हाइड्रोजन कंबाइन रहेगा, यानी कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। फिर नेक्स्ट में है हेक्सेनाइल। हेक्सेनाइल एल्डिहाइड ग्रुप का है, ठीक है, तो यानी कि इसमें कितने कार्बन होंगे, 6 कार्बन होंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है C5H11CHO ये रहता है, यानी कि ऐसे देख सकते हैं चित्र में कार्बन 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 5 कार्बन है, तो लास्ट वाला कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड रहता है। ओके, और बाकी सारे कार्बन के साथ हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। फिर प्रोपेनॉल, यहाँ पर प्रोपेनॉल है, तो प्रोपेनॉल जो है इसका जो फॉर्मूला होता है वो C3H7OH होता है। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं इसका सो यहाँ पर संरचना दिया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन और अतिभारण कब होता है। यहाँ पर लघु पतन और अतिभारण कब होता है वो चीज बोला गया। तो ये जो क्वेश्चन आया हुआ 2019, 16, 12, 11 में आया हुआ है, तो इस बार भी चांस है कि आ जाए।
तो अतिभारण क्या होता है? किसी परिपथ में प्रयोग होने वाले तारों के लिए धारा का सर्वाधिक परिमाण निश्चित होता है। यानी कि कोई भी परिपथ में अगर प्रयोग होने वाला तार है तो उसमें धारा का सर्वाधिक परिमाण निश्चित होता है। यदि परिपथ में प्रयोग होने वाले उपकरणों की शक्ति इस सीमा से बढ़ जाती है तो इसे अतिभारण कहते हैं। यानी कि ऐसो इसको ओवरलोडिंग भी कहा जाता है। इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर एक सॉकेट 5 एम्पियर का लगा हुआ है तो इसके साथ जो कनेक्ट है और भी अन्य 2-3 सॉकेट अगर कनेक्ट है और वो 5 एम्पियर से ज़्यादा का है तो इस ऐसे को ऐसो अतिभारण कहा जाता है। लघुपथन क्या होता है कि कभी कभी खराब या क्षतिग्रस्त होने पर विद्युतमय और उदासीन तार आपस में बिना किसी प्रतिरोधक के संपर्क में आ जाते हैं और परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है और उससे अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है। उससे लघुपथन कहते हैं। यानी कि इसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। शॉर्ट सर्किट कहने का मतलब कि अगर है सो उदासीन तार और ये उदासीन और विद्युतमय तार जो है वो है सो दोनों आपस में सीधे संपर्क में आ जाते हैं, जिसकी वजह से लघुपथन होता है। फिर अतिभारण से बचाव के लिए सावधानियां। अतिभारण से किस प्रकार बच सकते हैं? तो विद्युत प्रवाह के लिए प्रयुक्त की जाने वाली तारें अच्छे प्रतिरोधन पदार्थ से ढकी होनी चाहिए। यानी कि जो भी तार का उपयोग किया जाए वो तार है सो अच्छे कवर से ढका होना चाहिए। और दूसरा है कि विद्युत परिपथ विभिन्न वर्गों में बटे होने चाहिए और प्रत्येक साधित्र का फ्यूज होना चाहिए। यानी कि सभी ऐसो साधित्र में फ्यूज लगाया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, जिप्सम क्या होता है? इसको 373 केल्विन ताप पर गर्म करने से क्या होता है? ये जो क्वेश्चन है 2019 में आया हुआ है, या फिर ऐसो इसमें ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर देखा जाए जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जिप्सम कहते हैं। जिप्सम का पूरा नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट कहा गया है। इसका सूत्र CaSO4 × 2H2O होता है। जिप्सम को अगर 373 केल्विन पर गर्म करने से यह 3/2 अणुओं के त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए कि 2H2O है तो इसमें से जो जल का अणु है 3/2 अणुओं को अलग कर देता है। यानी कि 1 और 1/2 अणु को अलग कर देता है और बच जाता है हाफ। तो हाफ है सो और फिर हाफ जो है वो अर्ध हाइड्रेट के रूप में बचेगा और उसी को हम लोग है सो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहेंगे। इसके लिए जो सूत्र है वो ये है कि अगर CaSO4 × 2H2O को 373 केल्विन पर गर्म किया गया तो यहाँ पर ये जो बना वो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट कहलाएगा और इसी को हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस POP कहते हैं। और फिर जो जल का 3/2 अणु है वो अलग हो जाएगा। ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो ये है कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? ये भी क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। तो एक स्वस्थ मानव नेत्र दूर स्थित वस्तुओं अथवा निकट स्थित 25 सेंटीमीटर से कम नहीं है। वस्तुओं को अपने नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके आसानी से स्पष्ट रूप से दिखता है। मानव नेत्र की स्पष्ट रूप से देखने की यह क्षमता नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। यानी कि जो भी हमारी आंखें जो है वो आंखें क्या होती है कि यहाँ पर भी वस्तु रखा हुआ है तो इस वस्तु को देख सकता है, यहाँ पर भी वस्तु रखा हुआ है तो उस वस्तु को देख सकता है, यहाँ पर भी वस्तु को रखा हुआ है तो उस वस्तु को भी देख सकता है। ठीक है। तो यानी कि नज़दीक में हो चाहे दूर में हो चाहे बहुत दूर में हो तो उसका सारा जो है वो कहाँ पर फोकसित किया जाता है। तो यही फोकसित करने की क्षमता समंजन क्षमता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 15, स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है क्यों? ये 2019 का क्वेश्चन है। तो वायुमंडल में वायु के कण बहुत छोटे आकार के होते हैं। अगर हवा में देखा जाए तो वायु के जो कण है बहुत छोटे होते हैं। वे दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की अपेक्षा नीले रंग की तरंग के कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के परिकीर्ण करते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं कि जो
तरंगदैर्घ्य की नीले रंग की जो तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा अब कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की प्रकीर्णन करते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा लाल जो रंग है उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा है और नीला रंग है तरंगदैर्घ्य कम है, जिसकी वजह से प्रकीर्णन ज्यादा होते हैं, जिस कारण साफ आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर ऐसा आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ऐसा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट को और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके 2023 के एग्ज़ाम के लिए। ओके, थैंक यू।